अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। भारतीय आर्मी चीफ और डिप्टी आर्मी चीफ के मतज़ाद बयानात और तज़ब्ज़ुब का शिकार इस वक्त जो उनके सिक्योरिटी ज़राए हैं, वो इस वक्त जो अपने हलाक शुदा फ़ौजी हैं उनके लवाहिकीन को जवाब देने से भी कासिर हैं। और नाज़रीन, दवा भी काम नहीं आ रही और ना ही कोई दुआ असर कर रही है। इस ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी है, इसको छुपाने के लिए एक कलंक का टीका आप कह सकते हैं, एक माथे का टीका है और भरपूर कोशिश की जा रही है। बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस के गुंडे और जो उनके दीगर इंतहा पसंद हैं, जो कभी गाँव रक्षक के नाम पे, कभी गाँव माता के नाम पे और कभी अखंड भारत के नाम पे हिंदुस्तान के बासियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कबूतर भले अपनी आंखें बंद कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में भी जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो भी बरस पड़ा है और सिक्योरिटी ज़राए, मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 250 से ज़ायद जो फ़ौजी हैं वो हलाक हुए हैं इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। और जिस सिंदूर की बार बार बातें की जाती हैं, उस सिंदूर का तो जो हाल हुआ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड की बात करें या उधमपुर की बात करें, उड़ी की बात करें, पठानकोट की बात करें और जो जो इनकी एयर बेसिस की तबाही हुई है, उस पे तो अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी बात कर रहा है। लेकिन भारत आएँ बाएँ शाएँ से काम ले रहा है, लेकिन अब आएँ बाएँ शाएँ से काम नहीं चलेगा। कुछ सेटेलाइट तस्वीर भी जारी हुई हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे भी और बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा है। दूसरी जानिब मोदी सरकार लसानियत, तफर्रुक़े, डिवीज़न की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वही ऊंची निचली ज़ात के मामलात हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें, मोदी सरकार मज़दूर दुश्मन और कॉरपोरेट नवाज़ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो रहा है और इस एहतजाज में करोड़ों लोगों की शिरकत एक्सपेक्ट की जा रही है। जिस तरह आपको याद होगा कि किसानों के ख़िलाफ़ एक तहरीक के ख़िलाफ़ जो काम किया गया, ट्रैक्टर्स के ज़रिए उनको कुचला गया, उनकी तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। श्रीनगर से लेकर न्यू दिल्ली तक सड़कों को बंद किया गया, खंदकें खोदी गई। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 19वां जो इजलास हुआ है कोयटा में, इंतहाई ये अहम इजलास है। इसमें भी हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और उसकी जो सिक्योरिटी है, जिसमें पटफीडर भी शामिल है, उसके लिए जो है वो इक़दामात किए गए हैं। फ्रंटियर कोर को कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं इस एपेक्स कमेटी में और इस एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ख़ान भी मौजूद थे। इस पर क्या इक़दामात लिए गए हैं, स्मगलिंग की रोकथाम, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और दीगर जो मामलात हैं, उसे भी हम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की भी हिदायत जारी की गई हैं। इस पर हम तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान से भी इस हवाले से उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारत की इस हटदर्मी, भारत की वो रवैया जो मुँह छुपाना और वो क्या कहते हैं, वो एक आम मिसाल भी दी जाती है कि बगल में छुरी और मुँह में राम राम, वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं, रुका नहीं। इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बैनुल अक़वामी उमूर की बात करें, दिफ़ाई उमूर की बात करें, स्ट्रेटेजिक नौइयत के जितने भी मामलात हैं उन पर बहुत गहरी नज़र है आपकी। जनरल साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इसी तरह हमें सरफराज राजा साहब ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी आपकी गहरी नज़र होती है। बहुत शुक्रिया सरफराज राजा साहब आपका भी। जनरल साहब, तमहीद बांदी मुख्तलिफ़ पहलुओं को सवालात की शक्ल में भी जो है वो गाए बगाए जो है वो हम करते रहते हैं, लेकिन ये अब जो आर्मी चीफ़ और हिंदुस्तान की डिप्टी आर्मी चीफ़ हैं, इनके मतज़ाद बयानात क्या आप समझते हैं कितनी सुबकी हुई है, कितनी मज़ीद इनको नाकामियों का सामना करना पड़ेगा? और अगर कोई गलती जिसके हवाले से बार बार बातें भी हो रही हैं कि शायद कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा करने के लिए मोदी कोई ना कोई भोंडी हरकत कर सकता है, ये बैनुल अक़वामी कुछ मुबस्सरीन भी ये समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बुनियानुल मरसूस के बाद भी कोई गलती कर सकता है हिंदुस्तान? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपके इनवाइट का, और राजा साहब को भी, सरफराज राजा साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, इस वक्त भारत जो है डॉक्टर साहब, ये एक स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड मुल्क की एक शक्ल इख्तियार कर चुका है जी। न्यूक्लियर पावर है,
बहुत बड़ी आबादी है और बिल्कुल। अपने एक साइज में, अपनी इकोनॉमी में बड़ा मुल्क है और मीनिंगफुल कंट्री है। और लेकिन अपने ऊपर एक उसने एक हॉल ऊपर अपने चढ़ा ली है, जिसपे वो एक ऐसा शीशे को और ऐसे आईने को देखी जा रहा है जिसपे वो अपने आप को एक हेजमोनिक स्टेट, एक बिग सुपर पावर, रशिया और अमेरिका के मुकाबले की, चाइना के मुकाबले की सुपर पावर समझ बैठा था। और उसका सारा जो स्क्रिप्ट है वो एक सिनेमैटिक, एक कहते हैं ना, एक फिक्शन की दुनिया का एक स्क्रिप्ट उसने लिखा, उसको अडॉप्ट किया और फिर समझ बैठा कि मैं वो बन गया। और टोटल 48 घंटे लगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, 48 आवर्स ये जो जंग हुई शुरू की, और फिर 4 दिन लगे हैं जिसके बीच में इनका टोटल जो शरेड था एक बिग पावर का, रीजनल सुपर पावर का, रीजनल पावर का, वो खत्म हो गया। अब स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड है। इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, आपने कहा ये ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रही है, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भारत के या इंडिया के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ये आरएसएस और संघ परिवार के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जरूर है, ये हिंदुत्व के सेफ्रोनाइज्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जरूर है, और उनको हासिल करने के लिए स्टेट्स के इदारों का इस्तेमाल हो रहा है। स्टेट के इदारे जो होते हैं, जो भी फौज होती है जैसे उसमें शामिल है, वो जब नेशन के या कौम के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे या उसको परसू करे थ्रू मिलिट्री मीन्स, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है, फिर तो समझ आती है। लेकिन अब ये मिलिट्री मीन्स से आरएसएस के, संघ परिवार के, हिंदुत्व के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने पे लग गए। गोया ये रिड्यूस होकर अपने साइज में ये एक मिलिटेंट विंग है, भारतीय जनता पार्टी का मिलिटेंट विंग समझ लें, संघ परिवार का एक मिलिटेंट विंग समझ लें। और ये जो स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने वो, मैं कहता हूँ कि थिएटर इन यूनिफॉर्म लगाया हुआ है, रोज एक बात करते हैं फिर उसी को कंट्राडिक्ट करते हैं, कभी 3 दुश्मन ले आते हैं, कभी 1 दुश्मन ले आते हैं। जी हाँ। अपनी जिस तरह आवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है उसको फर्दर कंफ्यूज कहते हैं। अच्छा जनरल साहब, ये तो चीजें चलें अपनी जगह पे, एक रिवायती हटधर्मी, एक रिवायती दुश्मनी और लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री पर अरसे दराज से यही झूठ का चूरन बेचना तो इनकी एक रिवायत रही है। लेकिन अब जो हिंदुस्तान के अंदर, जैसे पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये लेकर आए, फिर उसके बाद ये वक्फ बिल लेकर आए, फिर अब जाकर इन्होंने कारपोरेट नवाज पॉलिसियों, क्योंकि टाटा अंबानी का तो पहले लेबल लगा हुआ है मोदी पे और बीजेपी सरकार पर, और इस दफा भी यही इल्जामात उन पे लगे हैं। तो इस मर्तबा जो ये प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, एक तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है, इससे बचाव कैसे मुमकिन होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बिखरा हुआ एक शिराजा नजर आ रहा है इस वक्त। क्या इस वक्त देखिए वहां पे स्ट्रेस में है, आपकी तवज्जो उन चीजों पर है ही नहीं जो आवाम की रिक्वायरमेंट्स हैं। मोर देन 50% पीपल जो है वो दे लिविंग लो पॉवर्टी लाइफ। और ये जो सख्तियां ये अभी तमाम इदारों के जो भी इनके वर्कर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, ये अब सड़कों पे होंगे। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 24 से 25-26 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो सड़कों पर होंगे। इंडिया एक डीप स्टेट बन चुका है डॉक्टर साहब। ये क्वेश्चन से और इंटिमिडेशन से जो हैव्स हैं उनकी भी इन्होंने जबानें बंद कर दी हैं। मीडिया पे जिस तरह की कदगन है, आज आप पढ़ रहे होंगे, सुबह सवेरे में पढ़ रहे थे कि राइटर्स के भी जो अकाउंट्स हैं एक्स के, वो भी ब्लॉक करने का इन्होंने कह दिया। 2000 के करीब इन्होंने ब्लॉक अभी से करने शुरू कर दिए। 2000 के करीब अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए एक्स को रिक्वेस्ट की, जिसमें राइटर्स के भी 2 अकाउंट शामिल है जी। बिल्कुल। तो ये आवाज को दबा देते हैं। मैं आज पिछले 3-4 दिनों से जो शशि तहूर साहब है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इनकी फेल्ड डिप्लोमेसी को, वो बेचारा क्या करता, उसके मैं माजी के सारे बयानात सुन रहा था और उसने कहा था कि इंडिया की एग्जिस्टेंस के लिए डेट्रीमेंटल है ये भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ अर्सा पहले उनके बयानात है, उनके कॉन्सेप्ट ये है, उस जैसे कॉन्सेप्ट के जहां पे वो बड़ा क्लेम करते हैं कि हम तो बड़ी डेमोक्रेटिक लोग हैं, डेमोक्रेसी की हमारी आवाजें हैं, वहां पर भी उन आवाजों को भी देखे कैसे कोरियन इंटिमिडेशन या लालच में लाकर इन्होंने कैसे बदल दिया कि वही शशि तरूर जो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया के लिए खतरा करार देते हैं, इनकी पॉलिसी से वाज़े इख्तलाफ रखते हैं, इनकी वो सियासत में क्या उसको बोलते हैं जी, इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने पॉलिटिकल, उसके बिल्कुल ही अपोजिट होके वो उनके नुमाइंदे बन के फिर रहे। तो आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे कितनी कोरिजन है। उनके जो मिलिट्री चीफ्स हैं अब ये आरएसएस को रिपोर्ट करते हैं, उनके जितने भी जनरल्स हैं वो आरएसएस को, जो स्ट्रेटेजिक बाइंड है, जो एक्चुअल और सच पे बेस इनको बताता है कि मिलिट्री एप्लीकेशन इस वक्त नहीं हो सकती, उनको ये सैक कर देते हैं। इस एस्केलेशन से पहले भी आपको याद होगा कि इन्होंने 2 लेफ्टिनेंट जनरल और 1 फ्लैग स्टाफ ऑफिसर
एयरफोर्स का 3 स्टार जो है उसको सैक किया। ये वही लोग होंगे जो फैक्ट्स बताते होंगे कि वेयर वो आर सर स्टैंडिंग कमेटी में जब बैठते हैं ना, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टडीज या उनकी जो कमेटी जो दिफाई उमूर को देखती है, जब उसमें बैठ के वो हकायक बयान करते हैं तो बस उनको फिर डी नोटिफाई कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट हैज बिकम अ डीप स्टेट, जिसमें डीप स्टेट की मुकम्मल एप्लीकेशन हो चुकी है। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि टुडे, आज का जो भारत है, ये स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत है, जिसको न वॉर की अंडरस्टैंडिंग है न पीस की अंडरस्टैंडिंग। कंफ्यूज स्टेट बन चुकी है, बिल्कुल ठीक है। मैं जनरल साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। राजा साहब, जहां पे हेजमोनिक डिजाइन था, जिसका तिया पांचा ही कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पर वो डिमोलिश हो गया। एक्सपेंशन जो उनकी एक ऑलरेडी पहले से एक थी में कोशिश है, वो उस अम्ब्रेला तरह, ये जो आप जो इनको ये यूनाइटेड इंडिया या अखंड भारत भी ये कहते हैं, क्या लगता है आपको, ये हिंदुस्तान अपने लिए इतने घड़े क्यों खोद रहा है, डेलिबरेटली खोद रहा है? क्या ये कहें कि बीजेपी जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान के वासियों की दुश्मन बनी हुई है, अपने ही स्टेट को खुद ही जो है वो डिविजन्स बना रही है? क्या वजह है ये? देखें, एक बात तो है जो जनरल साहब ने की वो बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त इंडिया एक कंफ्यूज स्टेट है। उनकी लीडरशिप को समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है, कहना क्या है। ब्लेम गेम हो रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि तो हमने इख्तियार दिया था आर्मी को, आर्मी कहती है जी चूँकि हमें पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी और सियासत जो हमारे लीडरशिप है उसकी तरफ से कुछ पाबंदियाँ थी तो हम ये नहीं कर सके। तो वो कन्फ्यूजन में है, किसने ब्लेम किसको देना है, किसने, सब अपने सर से ब्लेम उतारने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं वो आप देखें, आज से 2 साल पहले उन्होंने एक नारा दिया था जी के डेवलप्ड इंडिया 2047 जी, कि हम इंडिया को डेवलप करेंगे। अब वो लग रहा है मुझे कि जिस तरीके से वो डेवलप्ड हो रहा है ना, वो डिमोलिश कहना चाह रहे थे। हाँ, डिमोलिश कह रहे हैं अब हाँ, उनको, डिमोलिश इंडिया जा रहा है। तो जो बीजेपी की पॉलिसियाँ, उस पर तो दीगर जमातें जो पहले से इतराज़ कर रही थी, पहले से वो क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये पॉलिसीज जो थी ये आम लोगों के लिए नहीं है। जो इंडिया में एक तकसीम पैदा हो रही है, इंडिया में अदम मसावात जिसकी बात करते हैं, माशी अदम मसावात, जो आलमी इदारे हैं वो जो रिपोर्ट कर रही हैं, वो 100 साल की अपनी बदतरीन जगह पर पहुंच चुकी है। अच्छा राजा साहब, एक इसमें जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है, डेफिनेटली शख्सियात का असर होता है स्टेट पर, स्टेट की पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा होता है। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, फिर आपके अजीत डोवल जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, फिर वो राजनाथ सिंह जैसे लोग जो मार मार के मज़ीद जो है प्रोवोक करना, और उसके साथ साथ फिर उनके जो लोग सच बोलने, वो सच वाली जो आवाज़ें उनको दबा दी। आपको याद होगा लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए, उनके मुंह काला करने की इन्होंने कोशिश की। फिर साथ साथ में वो जो डिप्टी एयर चीफ ने सच बोला, वो इस वार के और इस जो इन्होंने ओवरऑल जो ये फॉल्स फ्लैग किया था उसके हक में भी वो नहीं थे। उन्होंने कहा था हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तभी तो 4-4 राफेल्स के जो पायलट्स हैं उनकी हलाकतों की बातें भी हो रही हैं। फिर साथ में सैक कर दिया, उनको भी सैक कर दिया। तो ये आवाज़ें जो हैं, जो एक मौसर आवाज़ें, उनको सैक कर दिया जाएगा, ले ऑफ कर दिया जाएगा, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, और वो आवाज़ें जो हिंदुस्तान को मुसलसल धकेल रही हैं दलदल में, उनको प्रोजेक्शन मिलेगी कि ये किस तरह ये हिंदुस्तान के बासी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, पहले भी अगर देखें आप माजी में, तो इंडिया में जो एक बबल बना था मोदी का, वो कैसे बना था? उनका जो मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया इंडिया में कहा जाता है, उसी के ज़रिए बना ना। उसको आपने एक मीडिया को तैयार किया है, उसके ज़रिए अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट किया है, प्रमोट किया है, आपने अपना एक परसेप्शन बनाया। लेकिन अब तो कुछ भी कहें, इंडिया की जो लीडरशिप है वो बेशक ये है कि हमने बड़ा तीर मारा है, लेकिन इस वक्त तो सोचते होंगे कि अगर हम 6 में ना करते तो हमें 10 महीना देखना पड़ता, क्योंकि 10 में उनको बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे ले गया। जिस तरह वो अपने आपको प्रोजेक्ट करते थे, वो दुनिया में कम्पीट करने की कोशिश करते थे कि हम अमेरिका से हमारा मुकाबला है, हमारा चाइना से मुकाबला है। लेकिन इस वक्त उनको दुनिया का कोई बड़ा मुल्क ऐसा है जो उनको घास डालने के घास भी नहीं डाल रहा, क्योंकि सबको पता है कि ये ऐसा वैसे मुल्क है एक जो और शिकस्त इंतहाई मुल्क है। शर्मनाक, मैं कहूँगा कि एक अफसोसनाक, पूरी दुनिया में रिकग्निशन भी होती है, एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है, और स्टेट्स जो हैं वो हमेशा जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो उनके लवाहिकीन को अवार्ड्स भी देती हैं, हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकरेज होती हैं, उनकी फैमिलीज़ इनकरेज होती हैं, क्योंकि आपने मोराल बुलंद करना होता है। पहले दाल खिला खिला के उन बेचारों को वो ख़ुदकुशियाँ करने लगे। बारहा मैंने भी उनके चैनल्स पर मुतादिद बार ये बात बोली। अब जबकि हमारी एक तरफ हमें देखें तो हम अपने शोहदा पे फ़ख्र करते हैं, पाकिस्तान के परचम में लपेट के तदफीन करते हैं, उनके पेरेंट्स वहाँ खड़े होते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, एक ऑनरशिप होती है, हम ऑन करते हैं। इस तरीके से अपनी फ़ौज का मोराल गिराना और उनको डिसऑन करना, और जो आप चलें वो तो उनको शहीद कहते हैं, हम तो हलाक कहेंगे डेफिनेटली। तो ये कंसेप्ट जो है ये कितना नुकसान पहुंचाएगा?
देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जंग हुई हमने हर पहलू अवाम के सामने लेके आए, दुनिया के सामने लेके आए। हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारे जो जवान शहीद हुए, जो हमारे ऑफिसर शहीद हुए, हमने दूसरे दिन उनकी फहरिस्त दे दी कि ये जो लोग हमारे शहीद हुए उनके जनाजों में एक जो कौमी वकार के साथ उनके जनाजे तदफीन हुई उनकी, सब दुनिया के सामने था। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम फील्ड मार्शल मिनिस्टर, गए, प्राइम हमारे मिनिस्टर गए। इंटीरियर मिनिस्टर, हम सब वहां पे मौजूद रहे। हमने अपने शुहदा को ओन किया, हमने उनको इज़्ज़ा दिया कि हमारे लोग हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं, पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, उन्होंने कितने दिन गुजरने के बाद भी ये नहीं बताया कि हमारे कितने लोग इसमें मारे गए हैं। हाँ, जब मीडिया का इंटरनेशनल प्रेशर मीडिया बिल्ड हम हुआ, बता रहे थे, नहीं मान रहे थे ना, नहीं मान रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहे हैं बिल्कुल। अब तो। बल्कि जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप जब सवाल वहां पे भी करें तो वो कहते हैं बीबीसी कौन है, बीबीसी क्या है। वो न्यूयॉर्क टाइम को भी राइटर को भी कुछ और कह देते हैं। वो कहते हैं जी हम तो उनको मानते ही नहीं है। यानी कब तक ये जो है ये छुपाते रहेंगे, ये अपने लोगों को, अपने फौजियों को कब तक छुपाते रहेंगे। आपको याद होगा कि पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली फौज बन चुकी है, लोग उनकी फौज सुसाइड करती है। और इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ सूरत हाल आपने देखा कि जो सुसाइड किए उनकी अफवाज ने, और फिर ये मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की कोशिश। 25 करोड़ लोग अब जब सड़कों पर होंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? देखिए ये पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं जी, जिम्मेदारियां लेते हैं लीडर्स। ये इनको लीडर्स तो कहा नहीं जा सकता। लीडर्स वो होते हैं जिनको वॉर एग्जीक्यूट करने का तरीका पता होता है और जिनको पीस अचीव करने का तरीका पता होता है। इनका वॉर और पीस दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ये वॉर एग्जीक्यूट कर सके टू अचीव पीस, ये वॉर कर रहे हैं टू अचीव फ्रिक्शन। और उसके बीच में, उसी फ्रिक्शन के बीच में इनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की सेफ्रनाइज जो आइडियोलॉजी है, जो हेट, जो डोमिनेशन और जो ब्लड के ऊपर जिसकी परवरिश होती है उस आइडियोलॉजी की, वो उसके लिए इनको वॉर चाहिए जी। वॉर लाइक सिचुएशन में ये थ्राइव कर दे। इस समुंदर में इनको वॉर वाला जब तक पानी नहीं मिलेगा ये मछली इनकी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि हेट बेस्ड इन्होंने। और अच्छा, हेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हेट है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ फंडामेंटली। चाहे वो हेट का वाला इंडिविजुअल न्यू दिल्ली में बैठा है, चाहे इस्लामाबाद में बैठा है, चाहे श्रीनगर में बैठा है, चाहे ढाका में बैठा है, या रीजन में कहीं भी बैठा है, ये उससे नफरत करते हैं, उसके वजूद से नफरत करते हैं। ये पाकिस्तान के होने से इतनी नफरत करते हैं। अच्छा, इसका सबूत अभी ये मौजूदा हालात से निकाल लीजिए। ये लोग ये ना समझे कि मैं पाकिस्तानी मिलिट्री एक्स कमेंटेटर एक रिटोरिक कर रहा हूँ। गॉडसे जो जिसने मारा था जी गांधी को जनवरी 1948 में, 30 जनवरी को, गॉडसे साहब ने इसलिए गांधी को मारा था कि वो चैंपियन करना कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों की जो अमलाक है, जो मुसलमान छोड़ गए, वो मुसलमानों में ही रहनी चाहिए। उन्होंने कहा था जब तक इनको मुसलमानों का इक्वल सिटीजन नहीं रखोगे इंडिया के बीच में, तो इंडिया कभी कायम नहीं रह सकता। तो वो गॉडसे जो था, गॉडसे वाज अ आरएसएस वर्कर। बिल्कुल, ये वो नफरत की सोच है जो उस हिंदू ज़हन को भी नहीं मानती। जो मुसलमान से प्यार करे या मुसलमान के साथ अमन की बात करे, तो ये आपके लिए अमन कहां से लाएंगे? मैं ये कंक्लूजन इसलिए निकाल रहा हूं कि एज अ पाकिस्तानी वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस मेंटेलिटी जब तक ये लोग पावर में है वहां पे। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को इतना प्लूट और डर्टी कर दिया इन्होंने कि जो सेकुलर वॉइसेस हैं भी भारत में, अगर या जो भारत को एक मजबूत और स्ट्रांग देखना चाह रहे हैं, आज टू नेशन थ्योरी साबित हो रही है। तब ये कहते थे कि टू नेशन थ्योरी जो है वो डिविसिव इन नेचर है जी, वो डिवीजन पे बिलीव करती है, जबकि हम सारे लोग इकट्ठे रह सकते हैं। आज इनकी जो इंक्लूसिविटी किधर गई है जी? अब भी तो एक्सक्लूसिव कर रहे हैं ना सर। वो तो बातें सच साबित हो रही हैं जनरल साहब। एक और चौंका देने वाली और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये हम मानते हैं और हमें मानना भी पड़ेगा कि कांग्रेस और बीजेपी दो लीडिंग करती हुई जमातें हैं हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी का जो स्ट्रक्चर था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, फिर हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी, फिर लाहौर का मुआहदा, ये सारी चीज़ें होती रही, डेवलपमेंट्स होती रही, ट्रेड की बातें भी होती रही। लेकिन अचानक से इस मोदी की एंट्री और बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको एक एक्सट्रीमिस्ट जो है ना पॉलिटिकल फोर्स बना के, जिसमें फिर ये इनकी यूथ, बजरंग दल और ये जो सब आपने भी जिक्र किया, ये कितना नुकसान है। वहाँ की जो कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जो समझती हैं कि सेकुलर भारत की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लेट्स नॉट लिव इन द इल्यूजन वर्ल्ड। हम कोई उम्मीद देखे, फंडामेंटल जो चीज है भारतीय जनता पार्टी का कर लें या आरएसएस का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो जो हेट है या एंटी मुस्लिम जो सेंटीमेंट है, दैट इज कॉमन इन ऑल, बिल्कुल। हाँ, पीपल लाइक अजित डोवल वो बिलीव करते हैं। इनकी स्ट्रेटजी की एप्लीकेशन जरा डिफरेंट है जी। पीपल लाइक अजित डोवल
वो बिलीव करते हैं, आपने सुना भी होगा ऑफेंसिव डिफेंसिव जो स्ट्रेटजी की वो बात, वो कहते हैं इनको स्लोली ब्लीड कराओ, इनको प्रॉक्सीज के जरिए, टेररिज्म के जरिए इनको ब्लीड करते रहे, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में रखें, एक ब्लाइंड स्टेट बनाने की कोशिश करें, एक इम्प्लोजन की तरफ ले जाएं पाकिस्तान को स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड टेक योर टाइम, और फिर प्रोनाउंसली उसको मानते भी हैं और कहते हैं प्राउडली ओन करते हैं जी मैंने ये कर दिया वो। अब पीपल लाइक मोदी ये हार्डकोर फ्रिक्शन में बिलीव करते हैं, बेसिक फंडामेंटल वो चीज नफरत वहीं पे मौजूद है। ये कहते हैं जो भी फोर्सेस अवेलेबल हैं, कन्वेंशनल हैं, अनकन्वेंशनल हैं, हाइब्रिड फॉर्म में है, उसी पे फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फिर जवाब देते हैं कि आप कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, हाइब्रिड जिस वॉरफेयर में भी जाएंगे आपको पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जिस डोमेन में भी आप जाएंगे। तो ये फ्रिक्शन में बिलीव करते हैं, ये कहते हैं फ्रिक्शन अगर जाती है तो जाएगी। दे आर ट्राइंग टू कार्व अ स्पेस अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, वॉर की जो स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान कहता है वो ये जो न्यू नॉर्मल तुम सेट करना चाहते हो ये नहीं सेट हो सकता। देयर इज नो वॉर फॉर द स्पेस, देयर इज नो स्पेस फॉर द वॉर अंडर ओवर न्यूक्लियर ओवरहैंग। आपको जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो चेयरमैन जॉइंट है उनकी स्पीच याद होगी, उन्होंने कहा था कि ये थ्रेशोल्ड और इन्होंने कम कर दी है, बिल्कुल ये जो न्यूक्लियर का थ्रेशोल्ड है ये इनको अभी समझ ही नहीं आ रही। ऐसी पॉलिटिकल टेररिस्ट में इसलिए इनको कहते हो कि अगर ये लीडर्स होते तो 1.6 अरब जो यहाँ पे लोग रहते हैं इस रीजन के, उसकी भलाई का, उसकी लिए लाइफ का, उसकी प्रोटेक्शन, एंटी वॉर कोई माहौल पैदा कर। ये तो अपने भी 1.25 बिलियन इंडियन और बाकी रीजन के 1.6-7 के करीब तकरीबन बिलियन लोगों की जिंदगियों से ये खेलने को तैयार है, अपनी वो हेट की आइडियोलॉजी करने के लिए। ये बाबरी मस्जिद वाले लोग हैं, ये गोल्डन टेम्पल वाले लोग हैं, ये आप देखें ना जो गुजरात का मैसकर्स हुए हैं, जो कश्मीर में मैसकर्स हुए हैं, जो नेक्सलाइट्स के साथ होता है वहां पे जिस तरीके से क्रिश्चियंस को मारा जाता है, अभी रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों के साथ हो रहा है, तो ये विद इन भारत ये किसी माइनॉरिटी को नहीं बर्दाश्त। अच्छा सर, ये क्यों भांपा नहीं जा रहा, ये जनरल साहब ये क्यों भांपा नहीं जा रहा हिंदुस्तान के वासियों के हवाले से भी? वो बातें तो डेफिनेटली होती हैं, आपकी बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि कांग्रेस के दौर में भी जो कश्मीरी हैं उनकी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, वो हम सब ने देखा है। वो एक पॉलिसी एंटी मुस्लिम जो है वो तो उनकी एग्जिस्ट करती है, हर अदवार में, हर दौर में ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो ये डिवीजन है एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। बाबरी मस्जिद की बात समझ में आती है, गुजरात का जो अफसोसनाक वाकयात हुआ है जिसमें जिंदा जलाया मुसलमानों को, गोल्डन टेम्पल की बात भी समझ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बंगालियों की 15 लाख की शहरियत को मुअत्तल कर देना, फिर उसके बाद वक्फ बिल मुतारिफ करवाना, और अब ये जो कारपोरेट नवाज पॉलिसियां हैं, ये इतना सब कुछ जो किया जा रहा है, एक आम आदमी भी ये समझता है कि ये पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करना है और हिंदुस्तान के लिए मसाइल खड़े करने। तो क्या इसमें इंटेंशन आपको लग रही है बीजेपी की, मोदी की या इस आरएसएस की? This is corporate India. It has nothing to do with democracy या secularism या religion. जो corporate इस तरह है कि अडानीज, अबानीज, अब इन लोगों को इतना पैसा लग चुका है कि इनको भी ये समझ नहीं आ रही कि जो फाउंडेशन है हमारे मुल्क की वो कितनी हिल रही है इस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज की। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं जी बस पावर में आओ, पावर इज मनी फॉर देम जी, एवरी मिनट हैज अ, आई मीन उसका इफेक्ट है जी इन लोगों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर। इसलिए जब इन्होंने पहलगाम के जब हो रहा था तो वो सीडीएस की मिलिट्री की कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे, वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस बुला रहे थे, तो मैं इनको सजेस्ट किया करता था, आपके प्रोग्राम ने हमें बात की थी कि ये अडानी और अबानी से भी पूछ लें कि वॉर विद पाकिस्तान अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और यही अभी मैसेज, इनको स्ट्रेटेजिक मैसेज उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो नेशनल यूनिवर्सिटी में खिताब किया, वो बड़ा क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंडियन गवर्नमेंट को और इंडिया के लोगों को ये दिया कि चॉइस इज यूअर्स। अब ये नहीं होगा कि अगली जंग जो है वो हो सकता है बॉर्डर पे बैठा हुआ सिपाही ज्यादा महफूज हो एज कंपेयर टू somebody sitting in Bangalore or somebody sitting deep inside। तो ये जरूरी नहीं है कि इनके वेस्ट पे सारी जंग ने पंजाब और कश्मीर में ही रहना है, क्योंकि कश्मीरी इधर मरे या उधर मरे तकलीफ तो मुझे और आपको होनी है ना, इनको तो कोई तकलीफ नहीं होनी। पंजाबी इधर मरे या उधर मरे वो उसकी तकलीफ हमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू somebody sitting in। अच्छा, इससे ज्यादा जो जनरल साहब बिल्कुल तो आपकी बात, जो वार है ना, एक मैं एक फिक्र जी प्लीज, वार अभी जाएगी डीप इन द समवेयर डीप, जहां से गुजरात इन इलाकों में ये जाएगी। अगर ये पाकिस्तान को जिस डोमेन में भी छेड़ेंगे, अब रिस्पांस वहां पे जाएगा जहां पे तकलीफ ज्यादा होगी। तकलीफ ज्यादा होगी। वॉर इज अबाउट गिविंग एंड बेयरिंग पेन्स। अच्छा, ये जो बात है राजा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जनरल साहब ने भी एक नुक्ता कि ये मजीद जो है शिकस्त दो चार होंगे। सिफारती तन्हाई कितना बड़ा नुकसान और कितने बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित हो सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हम हमेशा ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत की बात करते हैं, हम मज़हब में तफरीक और इन चीज़ों पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ
हम कटास राज वाले लोग हैं, हम तो करतारपुर राहदारी वाले लोग हैं, हमारे तो बड़े जिगर और दिल हैं, हम तो रास्ता देते हैं, हम तो कभी भी इस तरह की बात ही नहीं की। हमें हिंदुस्तान के वासियों के भी ख्याल आता है। तो ये जो सारा कुछ इस वक्त बीजे सरकार हिंदू इंतहा पसंद जो कर रहे हैं, ये जिस तरीके से अब एहतजाज शुरू हो जाएगा, कारकुन भी खड़े हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी खड़े हो जाएंगे, इंश्योरेंस और बैंकारी का शोबा भी, ये हिंदुस्तान को आखिर किस तरफ धकेलने की जो है ये कोशिश की जा रही? देखिए, एक बात तो जो भी जनसा भी कह रहे थे कि इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक एंटी मुस्लिम एक एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि उनका एक जो हिंदू उनका वोट बैंक है उसको वो उससे कैसे कैश करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें ना, तो बीजेपी तो एंटी मुस्लिम तो है, लेकिन एंटी माइनॉरिटी पार्टी किस्म की है। देखिए, जब 80s में पहली बार इलेक्शन लड़ा बीजेपी ने, तो उसकी 2 या 4 सीटें थी। उसके बाद उन्होंने जो एंटी इंडिया भी लग रही है सर, अब तो कहा जाता है उसको एंटी इंडिया, बिल्कुल कहा जाता एंटी है। इंडिया और इंडिया में जो अपोजिशन की पार्टियां वो भी कहती हैं कि एंटी इंडिया पार्टी है ये। एक तो एंटी इंडिया अलायंस भी था ना, जिसकी एंटी इलेक्शन लड़ी थी, तो एंटी इंडिया भी है ये। तो जब इन्होंने जो बाबरी मस्जिद का इन्होंने इशू कैश किया, उसके बाद इनको वहाँ पर पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, इनको स्ट्रेंथ मिली असम्बली में, पार्लियामेंट में, इनको कुछ गवर्नमेंट्स मिली स्टेट्स में। तो उसके बाद इन्होंने इस जो उनका एंटी मुस्लिम एलिमेंट था, इसको ज़्यादा उन्होंने उसको परसू करना शुरू कर दिया। लेकिन एंटी मुस्लिम ही नहीं, जो भी एंटी माइनॉरिटी हैं वहाँ पर इंडिया में, वो तमाम की तमाम ऐसी हैं जो बीजेपी का निशाना बन चुकी हैं किसी न किसी दौर में। तो बाकी जो आप बात करें सफारती तन्हाई की, तो आपको याद होगा कि जब पठानकोट पे अटैक हुआ था, उसके बाद ये मोदी ने एक तकरीर की थी, उसमें कहा था हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, सफारती तन्हाई का शिकार करेंगे। मेरे ख्याल में शायद 2015 या 16 की बात है ये। अब 10 साल के बाद दुनिया देखिए कौन सफारती तन्हाई का शिकार है। कितने साल लगेंगे अभी मजीद इनको दोबारा से जो है वो उस सफ में खड़े होने के लिए? ईरान, चाइना, अमेरिका, यूरोप, मतलब बड़ी बड़ी मंडी के दावेदार थे, और अब इतनी सफारती तन्हाई का शिकार हो गए। वो जिनको अपने दोस्त कहा करते थे, अब तो वो हाथ मिलाने के लिए इंडिया में सवाल उठ रहे हैं, इंडिया में सवाल उठ रहे हैं। का आपको याद होगा, वो हाथ नहीं मिलाया, बाद में पता नहीं इन्होंने किस तरह एआई की वीडियो बना बना के जो है उसको कवर अप करने की इंडिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया की इस जंग में कोई भी मुल्क इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमें तो कहते हैं ना जी 3 मुल्क मिलकर लड़े हैं। इंडिया अगर देखा जाए, हमारे साथ 3 मुल्क थे। फर्ज करें अगर पाकिस्तान में जिन मुल्कों से पाकिस्तान असला लेता है वो इस्तेमाल, अभी इस तरीके से देखा जाए तो वो भी 4-5 मुल्कों की मदद से इलेक्शन लड़ा, खड़ा होने की बातें होती हैं, उसका जो हाल हुआ है वो तो फिर आपको पता है दो तरफा हुआ है उसका। ऐसी बात है। लेकिन जो हम बात कहते हैं सज्जे भी मारा है तो खबे भी मारा है, ऑब्वियसली। लेकिन ये जो सफारती तन्हाई है, ये ज्यादा बड़ा डैमेज है उनके लिए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम एक बड़ी ताकत है दुनिया में, और हमें वो पिज़राई मिले जो चाइना को मिल रही है। अमेरिका हमसे बराबरी की सतह पर बात करे, लेकिन उसके बाद क्या शुरू हुआ देखें कि जो अहम जो फोरम थे दुनिया में, वो इंडिया को इनवाइट करने में हेजिटेट कर रहे हैं, इंडिया को बुला नहीं रहे। उनको पता कि यार ये एक लूजर्स हैं, दे आर लूजर्स। वो समझते हैं कि यार ये एक तो जा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने एग्रेशन किया है, एग्रेशन के बाद मार खाई है। तो अब जो शिकस्त खुर्दा लोग होते हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इंपॉर्टेंस ताकत को मिलती है, पावरफुल बंदे को मिलती है, जीत वाले को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान को मिल रही है ऑब्वियसली, और मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज राजा साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, इसको यहाँ पर हम गुफ्तगू को समेटते हैं और अपना अगला मौजू जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, और ये हमारे सिपा सलार का और हमारे फील्ड मार्शल का, हमारे आर्मी चीफ का ये कहना था। कितना इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली, कितना इम्पॉर्टेंट है बलूचिस्तान के बासी जो हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले दिनों में, जिसमें इस वक्त वज़ीर आला जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक फेक प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, सड़कें बंद करना, इस हवाले से शानदार इक़दामात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं सूबाई हुकूमत के। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज का शो एक सेलिब्रेशन है। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा हमेशा आगे रहा है जब भी फिल्म इंडस्ट्री को इसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। फिल्म बनाते तो यही सोच के बनाते हैं कि लोग उसको पसंद करें। सो पीटीवी मेरे लिए आई थिंक द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। द ब्लॉकबस्टर कॉमेडी होती है जो कि कैरेक्टर ड्रिवन होती है। सिचुएशन सोच रहे होते हैं, वो बड़ा मजेदार होता है। Watch that one clip 20 times. पर्चियां लिखवा के लाते थे यहाँ। सच अ ह्यूज सक्सेस। हमें बहुत मजा आता है। सितारों का जहां।
वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 19वां इजलास हुआ कोयटा में। कोर कमांडर यानी बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ख़ान भी इस इजलास में मौजूद थे। एक तरफ जो डेवलपमेंट वर्क है उस हवाले से जो है एजेंडे में शामिल किया गया एपेक्स कमेटी में, दूसरी जानिब रियासत मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा वाया सोशल मीडिया किया जा रहा है उन अकाउंट्स को गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। और ये इंतहाई अहम जो है ये फ़ैसला किया गया क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो कुछ काम किया जा रहा है और आवाम को, वहाँ के सादा लोगों को जो तस्वीर का दूसरा रुख दिखा के और एक वो सिंपैथी हासिल करने के लिए एक मासूमियत का ढोंग जो रचाया जा रहा है, इस हवाले से बड़ा अहम ये इजलास हुआ है। शाहिद रिंद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, जुमान हुकूमत बलूचिस्तान। शाहिद रिंद साहब बहुत शुक्रिया। जी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद रिंद साहब, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, बहुत सारे इसके पहलुओं पे बात की जा सकती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना और क्विक रिस्पांस, इस हवाले से जो झूठा प्रोपेगेंडा है इसके लिए जो मैकेनिज्म है, कुछ पैरामीटर्स या कुछ उसके पहलू जो है मैं चाहता हूं उसे उजागर करें। बुखारी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। एपेक्स कमेटी जो है वो तसलसल है, जिस तरह से कि नेशनल एपेक्स कमेटी है उसका एक तसलसल प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का है, और सूबे में वफाकी और सूबाई हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही हैं, वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं जिनकी डोमेन्स में जो काम है, खासकर FIA, कस्टम्स, इनके जो एंटी स्मगलिंग के और दीगर जो काम है, इन सब का एपेक्स कमेटी में जायजा लिया जाता है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया की डोमेन में बहुत से लोग इस चीज को, लिबर्टी को यूज करते रहे, और हालिया दिनों में बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि सोशल मीडिया में बलूचिस्तान के हवाले से जो एक तासुर बनाया जाता है, बनाने वाले लोग कौन हैं उनको जरा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम कोई सोशल मीडिया को बंद करने या कोई कदगन लगाने नहीं जा रहे, लेकिन वो अफराद जो जिसे कहते हैं गैर मुल्की सरजमीन पर बैठे हैं और वहां से बैठकर एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, या उनके जो सहूलतकार कोयटा में या बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उनके अकाउंट्स के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें सामने आया है, बोलान रूट जो है उसको तोसी का प्रोग्राम है, पटफीडर केनाल की सिक्योरिटी जो है वो FC के हवाले करने की। ये FC जो है वो जो जहाँ जहाँ हमारी स्कैटर्ड पॉपुलेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, इसी तरह जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मकामी जो पुलिस है, जिसने अभी हालिया मस्तूंग का जो हम वाकया ले लेते हैं, तो उन्होंने बड़ी जांफिशानी से, बड़ी बहादुरी से जो है उन्होंने काउंटर किया, उन दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया। तो इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड करने के लिए क्या मैकेनिज्म है? बुखारी साहब, देखिए बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का चैलेंज है उसे निमटने के लिए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत क्लियरली, जैसे कहते हैं, हर फोरम पर यह बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई नहीं है। ठीक है, ये होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ लड़ी जा सकती है। आपने मस्तूंग के वाकये का जिक्र किया। मस्तूंग के वाकये में सिर्फ पुलिस या लेवीज ही नहीं, बल्कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, जी मतलब इनिशियली तो सर उन्होंने किया ना, इनिशियली तो जब फौरी तौर पर जब ये वाकया रूनुमा। सर देखें, यही मैं अभी आपको बताने लगा था कि हमने ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम की हैं तमाम अजला में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और तहसील हेडक्वार्टर्स में, जहां पर डिप्लॉयमेंट है फ्रंटियर कोर की, CTD की, पुलिस की और लेवीज की, क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात मस्तूंग के वाकये से कबल भी पेश आए, जिसके नतीजे में एक ऐसा लाइजोन बनाया गया तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का, जहां से उन्होंने इकट्ठे रिस्पांस देना था। लाजमी सी बात है, 5 से 6 ऐसे स्पॉट्स थे जहां पर ब्लॉकेड लगाई गई दहशतगर्दों के लिए, और जिस जिस जगह पे दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की गई उसमें किसी जगह पे फ्रंटियर कोर की ब्लॉकेड थी, किसी जगह पे CTD, किसी जगह पे लेवीज और SOW थी। तो ये एक ज्वाइंट एफर्ट थी जो मस्तूंग की। बिल्कुल। अच्छा, शाहिद रिंद साहब हमारे साथ रहिएगा। जनरल जायद महमूद साहब, शाहिद रिंद साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये नुक्ता उठाया है, लेकिन गैर मामूली हालात का बलूचिस्तान को सामना है, वो प्रॉक्सीज की शक्ल में ले रहे हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म की शक्ल में ले रहे हैं, फेक अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे जिनका शाहिद रिंद साहब ने भी जिक्र किया कि उनको ब्लॉक किया जाएगा। स्पेसिफिक जो एंटी पाकिस्तान और इस बलूचिस्तान में जो है वो एक दोहरा मेयार दिखा के एक अपना वो झूठा चेहरा दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो गैर मामूली हालात हैं, इसमें आपको लगता है कि गैर मामूली फैसले हो रहे हैं? जी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बुखारी साहब के विल।
जब लीडरशिप में विल आ जाए ना कुछ करने की, कुछ ठान लेती है, तो वो कुछ ना कुछ फिर आप राइट डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये रहा है कि जो भी हुकूमत में आ गया है वो तो चले ठीक है, खासतौर पे बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जो हुकूमत में नहीं आ सके वो भी उन्हीं डेप्रीविएशन के ऊपर अपनी सियासत करते हैं। जो सोशल मूवमेंट्स है शुरू उन्हीं डेप्रीविएशन और उन्हीं जो हालांकि जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो फिर वही बात है कि 17 में से 14 तो सरदार ही बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पास्ट के मैं बैगेज में नहीं जाना चाहता। जी जी। जो सोशल मूवमेंट्स है वो शुरू उन्हीं डेप्रीविएशंस पे होती हैं, वही ड्रामाबाजी शुरू होती है, मिसिंग पर्सन्स, वो जो फेमस आई मीन गैलरीज के लिए आप बात करो, फिर आप सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इशू ये है कि बलूचिस्तान के ऊपर जो एप्लीकेशन हुए, दिस इज अ वेरी वेरी स्फेयर हाइब्रिड वॉर, प्रॉक्सी और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स का एक हाइब्रिड एप्लीकेशन हुई है जी। एंड दैट इज इन ऑल डोमेन। वो सोशल डोमेन में भी है, वो इकोनॉमिक डोमेन में भी है, वो इंफॉर्मेशन डोमेन में भी है, वो लॉ फेयर में भी है, हर चीज को ताकि अंडरमाइन किया जाए। तो एक प्लेट इज फुल वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की। ऑफ कोर्स आप एक तरफ से शुरू तो आपने होना है, तो अगर विल मौजूद है तो एवरीथिंग इज डूएबल। लेकिन तमाम इदारों को, पूरी नेशन को, पूरे बलूचिस्तान को फिर खड़ा होना होगा और ओनस लेनी होगी। ये नहीं है कि आप जब तक पावर में हैं उस दौर की तो आप बात करते हैं, लेकिन बाकी आप कहते हैं जी हमें तो ये किया जाता है, हमें तो वो किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अब वही पॉलिसी चलेगी जो पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, बलूचिस्तान में वही पॉलिसी चलेगी जो बलूचिस्तान की पॉलिसी होगी। और बलूचिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान की पॉलिसी एक है। बलूचिस्तान अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान नहीं है, ये याद रखिएगा जी। मैं और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे आर्मी चीफ, हमारे सिपा सालार, उन्होंने मुतादिद बार, बल्कि बड़े उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। देखिए ना, हम इसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जी। मेरी जनरल राहत नसीम से हर हफ्ते कहीं ना कहीं बातचीत जरूर होती है। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। हमारे जो यूथ को टारगेट किया गया है, हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को, ये जो आप सबवर्जन की बातें हो रही हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारी चीजें तो पर्दा के सामने, काइनेटिक तो एक छोटा सा पोर्शन है, उनको तो आप किसी वक्त भी खत्म कर सकते हैं जी, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट ओवरऑल हमने जो बलूचिस्तान को ऊपर लाना है इन ऑल डोमेन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी चाहिए, अगर विल है, और आई एम श्योर कि विल नजर आ रही है कंटिन्यूटी। और ये जो आपने बात की है जनरल साहब, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, बहुत शुक्रिया। शायद रिंद साहब, जनरल साहब ने कंटिन्यूएशन की बात की है, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, क्योंकि माजी और आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, आपकी तो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच भी है और आपने बलूचिस्तान के, मैं समझता हूँ, हर कोने से आप बाखबर हैं, आप वाकिफ़ हैं। 2013 में याद है कि इंकशाफ हुआ कि 30 से ज़्यादा हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रही हैं, वो अपना गढ़ बनाना चाह रही हैं। तो एक वसी नेटवर्क है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरत। तो क्या विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल चीफ, उलमाए कराम, मोतबरीन और मोअज़्ज़िज़ीन जो है, वो आपको लगता है कि वो आपके साथ तमाम ऑन बोर्ड हैं? बुखारी साहब, देखें, आपने जो बात की कि जिन जिन मकातब फ़िक्र को आपने इनकी निशानदेही की, चाहे वो ट्राइबल चीफ्स हों, चाहे वो उलमा हों या कोई भी हो, इनकी रिस्पेक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जहां पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट कैन टेक लीड, और पार्लियामेंट अपनी लीड ले रही है। आपके सामने होगा बुखारी साहब के गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बलूचिस्तान में जो भी हुकूमतें आई हैं, बलूचिस्तान या सेंटर में, दामे दरमे सुखने नेशनलिस्ट उसका हिस्सा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मालिक साहब मियां नवाज शरीफ के इत्यादी हों या सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्यादी हों। लेकिन सवाल ये है कि मिसिंग पर्सन के इशू के रिजॉल्व के लिए उन्होंने क्या लेजिस्लेशन की। जवाब अगर हम तलाश करते हैं तो हमें नफी में मिलता है। लेकिन मौजूदा सूबाई हुकूमत जो है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराही में, इस लेजिस्लेशन पर काम मुकम्मल कर चुकी है, जिसकी असेंबली मंजूरी दे चुकी है। तो जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओनरशिप लेगी और ओनरशिप के साथ फैसले करेगी और उसके लिए जो जरूरी कानून साजी है वो करेगी, तो मेरा ख्याल है बहुत से जो बर्निंग इश्यूज हैं बलूचिस्तान के, वो अपनी रिजॉल्व की तरफ बढ़े। पैरेलल आप लोगों ने डेवलपमेंट के काम को भी आगे लेके जाना है। रिंद साहब, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। आपको भी याद होगा कि हज़ारों की तादाद में पहले तो वो एक मामला जो है वो उठा था आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, फिर वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, कंट्रोवर्सीज उसमें बहुत ज़्यादा आ गई। अब आपके पास पैरेलल महाज हैं जिनको आपने अबूर करना है, जिन पे आपने काम करना है। डेवलपमेंट की इस एपेक्स कमेटी में डेवलपमेंट और बाकी जो है वो भी नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप भी चूंकि बलूचिस्तान के को जितना अगर मैं जानता हूं उतना डॉक्टर सज्जाद भी जानते हैं
ये एक तल्ख हकीकत है कि सूबे में नौकरियां बिकती रही हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डे 1 एक जो एजेंडा लेकर वो आगे आए, उनका एजेंडा ये था कि वहां या वो यहाँ नौकरियां फरोख्त होने नहीं देंगे। हाल ही में तकरीबन 8 से 9,000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। पूरे बलूचिस्तान से एक सिंगल केस आप बता दें जो ये क्लेम करता हो कि उसने पैसे देकर ये नौकरी खरीदी है। पशीन में एक जिसे कहते हैं स्वीपर की बेटी भी टीचर अपॉइंट हुई और ये उसके अल्फाज थे चीफ मिनिस्टर के सामने कि मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये वो एफर्ट्स हैं जो हम नॉन काइनेटिक डोमेन में कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि बलूचिस्तान के हर नौजवान को सरकारी नौकरी दी जाए, जिसके लिए हमने यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया है और उसके साथ साथ उखुवत के साथ स्मॉल जो जैसे कहते हैं बिजनेसेस के लिए कर्जे हसना की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये वो एफर्ट्स हैं जो बलूचिस्तान के अच्छा शाहिद रिंद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने बड़ा एक अहम नुक्ता बयान किया है, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बना के देना, उनको अपने पे खुद खड़ा करना, फिर स्मार्ट लोन्स देना या बगैर सूद के कर्जे देना, जिस तरह पंजाब हुकूमत भी करी, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। हम तो आपके लिए इस हवाले से दुआगो भी हैं। सेनेटर बिलाल अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। वालेकुम सलाम। सेनेटर बिलाल साहब, आज मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरे पास दो शाहिद रिंद साहब की भी एक जर्नलिस्टिक अप्रोच और फिर आप सेनेटर होने के साथ साथ आपकी भी एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है। आपने बड़ा काम किया है बलूचिस्तान पे, आप खुद टेलीविज़न का हिस्सा भी रहे हैं, बहुत सारे हालात को भी आपने बड़े करीब से देखा है। एक तरफ जो है वफाकी हुकूमत अपने इक़दामात कर रही है जो बलूचिस्तान को लेकर है, एक सूबाई हुकूमत अपनी डोमेन में एपेक्स कमेटी के तहत जो है कुछ फैसले कर रही है। और अब जो रिसेंट जो इजलास हुआ है, जिस तरीके से उसके इक़्तिबासात सामने आए हैं, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के हालात और ज़ख्मों पर, खैर अब ये पुरानी बातें, मैं ज़ख्मों पर मरहम की बात नहीं करूँगा, वो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। बिलाल मंदुखेल साहब। जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहली बात है कि एपेक्स कमेटी में अभी ये फैसले हुए हैं, ये फैसले इंतहाई जरूरी भी थे और इनको इम्प्लीमेंट करना भी इंतहाई जरूरी है। इन फैसलों के तहत जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो आपको खुद नजर आना शुरू, बल्कि आपका पूरे पाकिस्तान को नजर आना शुरू हो जाएगा कि इसके असरात क्या हो रहे हैं और इसके पॉजिटिव असरात किस तरह हमारे सूबे पर और जाहिर बात है सूबे के बाद इसके असरात हमारे पूरे मुल्क पर पड़ेंगे। एपेक्स कमेटी में जो मामला हुए हैं या जो बातें हुई हैं, तो उसमें यही चीज़ देखा गया कि हमने दहशतगर्दी को किस तरह कंट्रोल करना है। हमने दहशतगर्दी खत्म नहीं करनी, हमने कंट्रोल करना। खत्म करना एक अलग चीज़ होती है, कंट्रोल करना अलग। अगर आप कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल होने के बाद ही इसमें ख़त्म होगा और डायरेक्ट ये ख़त्म नहीं हो सकते। इसके जो असरात हैं, इसके जो मुज़मरात हैं या इसके जो हालात हैं, वो हालात हमने सारे जो है वो उनको एड्रेस करने, उन हालात की वजह से हमने दहशतगर्दी को ख़त्म कर। और इसके साथ साथ जो बाकी एपेक्स कमेटी ने जो फैसला किया है कि हम जो नए हम अपने प्योर्स बनाएंगे उसको मनवान इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी थी और इनको हमने एड्रेस किए। अब जख्मों की जहाँ तक आपने बात की, तो डेफिनेटली जख्म तो नहीं है हमारे, अब जख्म नहीं रहे, वो घाव बन चुके हैं। जख्म और घाव में बड़ा फर्क होता है। तो घाव को कंट्रोल करना या जख्म को उसको घाव को जख्म कहना, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो घाव को बनाना और घाव को वापस हीलिंग करना उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानियाँ गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ जो हमारे बाकी जो इदारे हैं या बाकी जो लोग हैं आवाम, वो भी इसके सिलसिले में कुछ कुर्बानियाँ देंगे तो हम आने वाले वक्त को बेहतर। अच्छा बिलाल साहब, मैंने शाहिद रिंद साहब से भी ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मकामी पुलिस या लेवीज़ जो होता है उसका बड़ा एक अहम रोल होता है। हमारी जो फ्रंटियर कोर है वो अगर मकरान डिवीज़न की बात करें, बेला से लेकर उन्होंने कहान और बारखान तक कहाँ कहाँ जो है उन्होंने स्केटेड पॉपुलेशन में भी इतनी कुर्बानियाँ दे के अमन व अमान को यकीनी बनाया है। लेकिन हमें जो ज़्यादा काम करना है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर करना है, उनकी तादाद बढ़ानी है, उनको वेल इक्विप्ड करना है। वफाकी हुकूमत के साथ किस हद तक इसमें मुशावरत हुई है और आप क्या समझते हैं कितना अहम है ये? ठीक है, जो आपके सवाल में खुद ही आपके सवाल का जवाब है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग पहले जो लोअर स्टेज पर होते हैं, जो लोअर तक उसमें होते हैं, सिपाही के रैंक तक या उससे ऊपर के रैंक की आप बात कर लें, जो उन लोगों का जो है
उस इलाके से, उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक होता है, बेसिकली वो उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो एक एक चीज को, एक एक जगह को बखूबी सकते हैं बनिस्बत किसी दूसरे इलाके के। ठीक है। बेशक अगर वो दूसरे इलाके का हमारे अपने सूबे का ही क्यों ना हो, वो उससे बेहतर उस डिस्ट्रिक्ट के लोग समझते हैं, खुदा के वो मुल्क के दूसरे हिस्से शूट कराए कोई बंदा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज या इलाके के वाइज वो हमारा अपना बंदा या उस इलाके का बंदा होना बड़ा जरूरी। ठीक है। अच्छा, शाहिद रिंद साहब, मैं चाहता हूँ इसको कंक्लूड आप कर दें कि ये जो कौमी शाहराएँ बंद की जाती थी मुख्तलिफ नाम, फर्जी नाम लेके, और वो फिर जो लाशों की सियासत होती रही जिस पर आपने बड़ी वजाहत भी की है, तो कौमी शाहराहों पे सफ़र को और अवामुन्नास को सफरी आसानियाँ पैदा करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं, तो क्या उसमें FC की तैनाती को प्रायोरिटी दी गई है या इंतज़ामिया को लेकर? डॉक्टर साहब, जो आपने बात की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की, थोड़ी सी सिर्फ आपकी इन मालूमात के लिए और आपकी नाज़रीन की मालूमात के लिए, बलूचिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू जो हमें आता था लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, वो ये आता था कि देर वर, आपको भी पता है कि 80% एरिया में लेवीज जो है वो सर्व करती थी। तो दो किस्म के जो निज़ाम थे, उसके नतीजे में काउंटर टेररिज्म के लिए जो एफर्ट्स करने की जरूरत थी, उसमें कंफ्यूजन की सिचुएशन बिल्कुल हुई है। ठीक कह रहे हैं। जिसके नतीजे में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान असेंबली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि फेज वाइज जो है लेवीज को पुलिस में मर्ज किया जा रहा है, और उसके लिए 3 डिवीजन का नोटिफिकेशन हो चुका है। उसके साथ साथ तारीख में पहली मरतबा, इससे पहले बलूचिस्तान पुलिस में कभी भी बराह रास्त DSPs भर्ती नहीं होते थे। इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बराह रास्त DSPs की भर्ती की जा रही है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है, और वो पहली मरतबा पुलिस में बतौर DSP इंडक्ट होंगे। ये पहली मरतबा हो रहा है। तो ये सारी जो एफर्ट्स हैं वो आगे चल के इन्होंने अपने फ्रूट्स देने। ये नहीं हो सकता कि हम ये समझें कि कोई भी इनिशिएटिव लिया जाए और वो चंद दिनों में रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब इस पे मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। शाहिद रिंद साहब, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सेनेटर बिलाल अहमद मंदुखेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।